प्रोग्राम मध्य मुकाबिल में खुशामदीद। मैं हूं रबिया एहसन और मेरे साथ मौजूद हैं आमिर मतीन और रऊफ क्लास्ट्रा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात कर रहे हैं उसमें सबसे पहले वजीर आजम आर्मी चीफ की बिजनेसमैन से मुलाकात। मियां मनशा ने नैब का इदारा बंद करने और भारत से ताल्लुकात मामूल पर लाने का मुतालबा कर दिया। मुल्क की 10 बड़ी कंपनीज ने एक साल में 929 अरब रुपए मुनाफा कमा लिया। वजीर आजम का इंकशाफ। दौरा चीन से कबल बिजनेस कम्युनिटी से मुलाकात का मकसद क्या था, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने करप्शन में इजाफे का जिम्मेदार अदालतों को ठहरा दिया। करप्शन में इजाफे की वजह माली करप्शन नहीं बल्कि कानून की हुक्मरानी न होने को करार दे दिया। क्या मुल्क में बैड गवर्नेंस की जिम्मेदार इमरान खान की हुकूमत नहीं है? यह सवाल है जिसका जवाब जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा बात करेंगे खाद बहरान की। पूरे मुल्क के इदारों की करप्शन पकड़ने वाले ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को खाद ब्लैक में लेना पड़ गई। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में बड़ा इंकशाफ। ख्वाजा आसिफ ऑटो इंडस्ट्री सिगरेट माफिया के खिलाफ फट पड़े। पीएसी में रावी डेवलपमेंट अथॉरिटी बोर्ड मेंबरान के नाम मंगवाने का मुतालबा कर दिया गया। दूसरी जानिब गरीब महंगे आटे के बोझ तले दब गए। हुकूमत की जानिब से पोल्ट्री एसोसिएशन को सस्ती गंदम फरोख्त करके मुल्की खजाने को 1 अरब 31 करोड़ रुपए नुकसान पहुंचाने का इंकशाफ। पीएसी में होने वाले इंकशाफात से मुतालिक भी आपको आगाह करेंगे। सबसे पहले आमिर साहब, अहम मीटिंग है ये, और ये मीटिंग दौरा चीन से पहले होना, एक तो इसकी टाइमिंग, दूसरा इस मीटिंग से क्या निकलेगा। वजीर आजम की ऑब्जेक्टिविटी या आर्मी चीफ का जो ये मिलना है, ऑब्जेक्टिव क्या है एक्चुअली, मैसेज क्या दिया जा रहा है उनको? जी, ये पुराना एक तरीकाकार है और अच्छी बात होती है कि इस तरह के इंपॉर्टेंट विजिट से आप बिजनेसमैनों को मिलते हैं। मगर यहाँ एक जो प्रॉब्लम नज़र आती है कि एक ख़ास तबका है बिजनेसमैनों को जिससे मिलते हैं, अगेन एंड अगेन वही लोग होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो है गौर एजाज साहब कई दफ़ा एप्टमा के रूप में आ जाते हैं, वही बिल्डर्स के रूप में आ जाते हैं, वही किसी और तीसरे ग्रुप में भी आ जाते हैं। तो वो इस वक्त प्रॉब्लम सिर्फ ये नहीं है कि इनके मशवरे लेने चाहिए, बिल्कुल लेने चाहिए, मगर पाकिस्तान का मसला भी यही है कि ये लोग जब जाते हैं ये कंसेशंस मांगते हैं, और कंसेशंस इतनी दी जा चुकी है कि 1500 अरब रुपया इनको दिया जा चुका है। ये हफीज़ पाशा साहब के फिगर्स हैं, और जबकि डिलीवरी उस तरीके की नहीं है। एक्सपोर्ट्स घूम फिर के जो भी आ रही हैं, ये 25-26 अरब डॉलर के करीब का फिगर्स आ रहे हैं। शायद जब होंगे तब फाइनल फिगर्स आएंगे, मगर ये उतने ही हैं जितने के नवाज शरीफ गवर्नमेंट आखिर में छोड़ के गई थी। तो ये कोई ऐसे नहीं है। दूसरा, जो प्राइम मिनिस्टर फिगर्स देते हैं वो बड़ा सिलेक्टिवली उनको दिए जाते हैं, या तो उनको खुद समझ नहीं आती कि एक पैरेलल निज़ाम नहीं रखा हुआ फैक्ट चेकिंग का उन्होंने, या उनको बिल्कुल भी इसका अदराक नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल आज ही उन्होंने ये फिगर दिया कि जनाब ये 929 अरब रुपए का मुनाफा जो हुआ हुआ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आज ही के फिगर्स हैं ये। अभी मैं देख रहा था कि शुमारियात डिपार्टमेंट के फिगर्स हैं, बहुत अलार्मिंग फिगर्स हैं। जो एक प्राइम मिनिस्टर जो फिगर बताते हैं और एक उनके अपने ही गवर्नमेंट के इदारे के फिगर्स के अंदर ज़मीन आसमान का फ़र्क होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनका एक आया कि जी आपका जो ट्रेड गैप है, हमारे लिए सबसे बड़ा मसला, हमारे 3 गैप्स हैं, एक फिस्कल, एक आपका ट्रेड और एक करंट अकाउंट। जो आपका ट्रेड गैप जो डेफिसिट जो आ रहा है वो पिछले 7 माह में 91% बढ़ गया है। 91% ये 28 अरब रुपया हो गया है, जो कि रुपया नहीं डॉलर, सॉरी थैंक यू, 28 अरब डॉलर 7 माह में आया है। ये अभी आधे घंटे पहले के फिगर उन्होंने मैं देख रहा था। और पिछले साल जबकि ये 15 बिलियन डॉलर था कि इंपोर्ट जो थी वो 29 बिलियन के पिछले साल के मुकाबले में 46 अरब डॉलर की 7 माह की है। तो ये आप और मैं, क्लास साहब और मैं, जो ये फिगर और जो इकोनॉमिस्ट भी बता रहे हैं कि ये 72 बिलियन डॉलर पे आपकी ये ट्रेड गैप आ जाएगा। उनके ऊपर इल्ज़ाम था कि उनका 55 बिलियन डॉलर पे चला गया है। एक तो ये ट्रेड का मसला है कि आपके एक्सपोर्ट जितने ये बिजनेसमैन कंसेशन लेते हैं और मज़ीद मांगते हैं, उसके मुकाबले में डिलीवर नहीं कर रहे। और ये एक रेंट सीकर्स का एक निज़ाम बन गया है कि इनको रेंट का ये कहते हैं हमें देते जाओ, और इन रिटर्न डिलीवर नहीं कर रहे। हाँ, थोड़ा सा ये उनका एक ज़रूर है कि गैस के जो वादे किए गए थे
उसकी उस तरीके से एनर्जी की कीमतें वगैरह वो जा रही है, उनका एक बहाना होता है। मगर वो ये वाला नहीं तो फिर एनर्जी की सूरत में दूसरा इसके अंदर जो मिसिंग था वो ये बिजनेसमैन तो टॉप के आ जाते हैं, किसानों से बात नहीं की जाती। सबसे बड़ा फैक्टर जो है, अभी मैं ये किसान एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं वो मोहम्मद मालिक के प्रोग्राम में बैठे थे, उन्होंने कहा जनाब हम तरले कर करके मर गए हैं, ये जो प्राइम मिनिस्टर तो छोड़े, ये शौकत तरीन साहब नहीं हमारे से बात करते, बड़ी मुश्किल से टेलीफोन पे मिले, हमने उन्हें बताया है कि जनाब ये जो आप कहते रहते हैं प्राइम मिनिस्टर हर दूसरी जुमले में कह रहते हैं बम्पर क्रॉप। उन्होंने कहा जी ये पता नहीं कहाँ से फिगर्स अपने ले रहे हैं। इस वक्त पूरे पाकिस्तान को पता है कि यूरिया की लाइनें लगी हुई हैं, 1700 की बजाय 2500 से लेके 2800 तक की वो मिल रही है। इनपुट सारी महंगी हो गई है, बिजली महंगी हो गई है, पेस्टिसाइड महंगा हो गया है, डीजल महंगा हो गया है। सारी चीज़ें जब ये महंगी हो जाएंगी तो फिर कहाँ से ये खुशहाली आएगी। और पहले ही जो है आपकी कपास की जो है, क्योंकि पिछले साल इतनी 5.5 मिलियन बेल चली गई थी, पाकिस्तान की तारीख की सबसे कम सी, उसके मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर हो गई है, 7.5 मिलियन के करीब आ गई है, जबकि हमारी रिक्वायरमेंट 15 मिलियन बेल्स की है। सो ये बम्पर क्रॉप पिछले साल के मुकाबले में थोड़ी सी बेहतर है। मगर ये कह देना कि जनाब बहुत अच्छी होगी, नहीं है। ये जो गंदम है, अब गंदम अब जब आपको खाद नहीं मिलेगी और जब आपको महंगी मिलेगी तो उसके भी कोई इतने अच्छे असरात नहीं है। बाकी पिछले साल 10 बिलियन डॉलर्स की इंपोर्ट थी फूड रिलेटेड, 4 बिलियन की तो सिर्फ कपास की थी, बाकी चीज़ों की थी। तो ये जब चीज़ें आती हैं तो फिर वो एक वन साइडेड बिल्कुल उसके अंदर आता है। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइम मिनिस्टर सिलेक्टिवली चूज़ कर लेते हैं, उनको ये सिलेक्टिवली बताए जाते हैं फिगर्स। सबसे बड़ा ये है कि जो मर्जी आप ये खुशहाली की पिक्चर दें, महंगाई आपकी मजीद बढ़ रही है। आपका जो CPI इंडेक्स है वो कंज्यूमर इंडेक्स जो है वो 12.5 से 13% पे आ गया है। होल सेल के जो गवर्नमेंट के अपने फिगर हैं, ये मेरे फिगर नहीं है, ये शुमारियात के फिगर हैं, वो 24% महंगाई है। वो ये आर्गूमेंट देना कि दुनिया भर में महंगाई हो गई है, हमने मुकाबला करना है अपने खिते के अंदर जो है दुनिया भर में भी जो 4.5% के करीब एवरेज औसत महंगाई आई है, हमारे करीब जो बांग्लादेश और भारत में 4 और 5% के दरमियान जो है महंगाई उससे ज़्यादा नहीं हुई। हमारे यहाँ 13% CPI इंडेक्स है, 24% के करीब आपका होल सेल का इन्फ्लेशन आ रही है, आपकी जो सेंसिटिव प्राइस है वो भी कुछ 17-18% आ रही है। सो ये फिगर ये आप मीट नहीं करते। लास्टली मैं सुन रहा था मियां मोहम्मद मंशा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि जनाब ये आप ना भारत के साथ बिल्कुल ट्रेड शुरू करें आप, और तो इससे बड़ी बेहतरी आ जाएगी। मैं उनसे 100% एग्री करता हूँ कि ये बिल्कुल ऑफ कोर्स ये पॉलिसी भी हमारी तो है कि अफगानिस्तान से और हिंदुस्तान से होने चाहिए। प्रॉब्लम दो आ जाती हैं मंशा साहब की, तो इसलिए भी ज़्यादा समझ आती है कि उनका सीमेंट बहुत ज़्यादा एक तादाद में भारत में जाता था, तो एक तो उनका ज़ाती इंटरेस्ट है। मगर इस वक्त हालात ये है कि हमारे से ज़्यादा भारत की सूरत हाल ये है कि 5 अगस्त के उस फैसले को जब तक वो रिवर्स नहीं करते और कश्मीर की थोड़ी सी वहाँ नरमी नहीं करते, हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। और इस वक्त वैसे ही वहाँ पे यूपी और ये 6-7 स्टेट्स के अंदर जो है ना वहाँ पे इलेक्शन चल रहे हैं, और वो रेटरिक जो है ना वहाँ पे पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इतनी ज़्यादा मवाद आया हुआ है कि इस वक्त वहाँ पे माहौल नहीं है। और इस अमन को करने के लिए जिसके मैं और गुलाब साहब हमेशा हम भी ख्वाहिशमंद रहे हैं, माहौल का पहला स्टेप जो है ना इंडिया को ही लेना पड़ेगा, थोड़ा सा नॉर्मलाइज करना पड़ेगा। ऑफ कोर्स इस वक्त चाइना का एक प्रेशर है और अमेरिका भी चाहेगा कि वो वाली एक फ्रंट वॉर रहे और आपस में हो, मगर इस वक्त वो हालात नहीं बन रहे हैं कि एकदम हम वन साइडेड यूनिलैटरल जो है ना इंडिया के साथ जो है ना सुलह कर लें। तो ये मिले जुले जज्बात है। क्लास साहब से पूछे बाकी। जी क्लास साहब, एक तो मियां मंशा ने जो ये कहा, नैब का इदारा बंद करने का भी उन्होंने कहा, और भारत के साथ उन्होंने कहा कि जी ताल्लुकात जो है मामूल पर आने चाहिए, ये पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद है। और इसके अलावा ये जो इस तबके के साथ मीटिंग है वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ की, इज़ इट इनफ कि सिर्फ इसी तबके के साथ उनको कहा जाए कि आप हमें हेल्प करें, हम आपको हेल्प करते हैं, या ये और तबकात के साथ या जैसे फार्मर्स के साथ इस टाइम पर होनी चाहिए थी, रूडा का मामला दरमियान में है, तो ये मीटिंग ज़्यादा ज़रूरी है?
आमिर साहब ने भी बातें की हैं कि इमरान खान साहब को जो फिगर्स दिए जाते हैं और जो सामने आते हैं कितना बड़ा डिफरेंस है। बल्कि आज मैं देख रहा था मुश्ताक घुमन साहब हैं, बिजनेस रिकॉर्डर के रिपोर्टर, बड़े शानदार रिपोर्टर है। उन्होंने भी ट्वीट किया हुआ था उसने, मुश्ताक ने, कि ये 28 अरब डॉलर वाला जो उन्होंने बताया कि कितना बड़ा गैप है। आम आदमी को, जैसे पहले मैं कहता हूँ, उसको ना इंटरेस्ट है ना समझ आती है, वो तो बेचारा वो देख रहा था कि चीज़ें मुझे कैसे और कहाँ से मिल रही है उसमें। लेकिन हमने तो इन चीज़ों को एक्सप्लेन करना होता है कि क्या रीजनिंग है जिनकी बुनियाद पर हम अपने कंक्लूजन दे रहे हैं कि यहाँ मुल्क में जो हालात आपके बन रहे हैं। मुझे सम टाइम फील होता है कि जो उस अयूब खान साहब के बारे में हमने पढ़ा था कि उस पर किसी ने लिखा था कि आखिरी दिनों में पूरे मुल्क के लिए और अखबार छपते थे, अयूब खान साहब के लिए स्पेशल एक अलग अखबार छापा जाता था और सुबह नाश्ते के टेबल पर उनको पेश किया जाता था कि एक्सीलेंसी सब शय ठीक है। मुझे कोई शक नहीं, जितने गलत फिक्र दे के यहाँ से फैसले कैबिनेट से करवाए गए और खुद भी हैं, इसके बावजूद इमरान खान साहब जिद पे तुले हुए हैं कि बम्पर क्रॉप्स हो रही हैं। तो मुझे लगता है कि इनको इसी तरीके का एक अखबार जो है ना, कोई इन्होंने छापा खाना अपना, इन्होंने जो इनके तबलची ड्रम बीटर्स और दरबारी है ना, उन्होंने को लगता है ठेका किया हुआ है पिंडी में किसी वहाँ पे प्रिंटिंग हाउस के साथ, भाई साहब एक काम किया करें, ये ज़रा ये जो अखबार है ना, ये 2 4 8 10 कापियाँ हमें सिर्फ प्राइम मिनिस्टर हाउस के लिए छाप दिया करें, हमने वहाँ पे देनी है। सो वज़ीर आज़म मुझे लगता है कि वो बिल्कुल उसी ही उसमें आ गए हैं। हर शय उनके नज़दीक ठीक होती है। एक जहन में रखें, अगर मान लिया कि प्रोपेगेंडा का स्टाइल होता है गवर्नेंस का कि हर चीज़ आपने ठीक कहनी है, लेकिन सम टाइम आप जब खुद बीमारी को आके तस्लीम नहीं करूँ, मैं मानूंगा ही नहीं कि ये मुझे जख्म है, तो वो ठीक कैसे हो सकता है? मैं उसको आके एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, अपने अंदर कोई फलाह है, बीमारी है, डिजीज़ है, कोई इशू है, मैं कहता हूँ है नहीं, स्टेट ऑफ डिनाइल है, तो चीज़ कैसे ठीक हो? मैं तो डॉक्टर के पास जाऊँगा नहीं। आप सारी चीज़ें ठीक कर रहे हैं तो फिर मुल्क नीचे क्यों जा रहे हैं? फिर आपका 28 अरब डॉलर की आपकी जो इन्होंने अभी बताया गैप है वो क्यों आया है? आपके रिजर्व क्यों नहीं बढ़े? फिर लोन क्यों ले रहे हैं? फिर कर्जे क्यों ले रहे? इकॉनमी तो आपकी बूम कर रही है, ब्लूमबर्ग ने तो आपको बांस पे चढ़ा दिया है। उसके बाद उसको बार बार कोट कर रहे हो भाई, उसको बाहर में जब ब्लूमबर्ग, जो इस मुल्क में 22 करोड़ लोग रहते हैं, उनकी बात सुनी जाएगी, ये ब्लूमबर्ग हमें बताएगा कि आप अमीर हो गए, आज गरीब हो गए, अब आप अपने आप को देख लो, उसके मुताबिक एडजस्ट करें। और तीसरी चीज़ जो बड़ी उसमें अहम है ना, किसानों की बात की है। ये शाह महमूद कुरैशी साहब, ये फार्मर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान फैप इन्होंने बनाई थी सर, जिसमें बड़े बड़े बिग इन्होंने वो डाले थे, एग्रीकल्चरलिस्ट डाले थे, जिम्मेदार डाले। जनाब मुशर्रफ के दौर में बड़ी आपको याद होगा एक्टिव हुई थी, वो 90s में बड़ी एक्टिव थी। उसकी बुनियाद पे इन्होंने अपने बंदे एडजस्ट करवा लिए थे जनाब मुशर्रफ साहब की कैबिनेट में, इसी बुनियाद के फैप वालों को वो दिए। आपने कभी सुना है कि जो लड़ाई इस वक्त शाह महमूद कुरैशी को लड़नी चाहिए थी, जो फ़खर इमाम साहब को लड़नी चाहिए थी? मैं ज़ाती तौर पर इनको जानता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ फ़खर इमाम साहब जो हैं वो बहुत सारी बातें करते थे इसी पे, और बहुत सारा नॉलेज भी है, इन्फॉर्मेशन भी है। आप लोग जो कैबिनेट में बैठे हुए हैं, 2 बड़े बिग गन्स हैं, और आपको उनकी सो कॉल्ड उसकी लॉबी कहा जाता है जिम्मेदारों की, मजाल है कि वहाँ पे कोई डिबेट में हिस्सा ले रहे हो या इन्होंने कोई लॉबिंग करने की कोशिश की हो और बैठ के कोई रोला डालने की कोई रूटा को देख लें। एक भी वजीर इनसे नहीं बोला कि आप हज़ारों किसानों को डिसलाज कर रहे हैं, आप उसके पूरे आगे सेंट्रल पंजाब को तबाह करने का मनसूबा बना रहे हैं, कहीं से कोई आवाज़ नहीं आई। और वजीर आज़म साहब, आप उन किसानों से मिलने की बजाय, जो इन्हें शिकायत आमिर भाई कर रहे हैं, आप भी कह रही हैं, कोई मुलाकात आपकी उनसे हुई? हज़ारों लोग हैं, गरीब हैं, जिनकी वॉइसेस नहीं है, बातें नहीं है, उनसे मुलाकात नहीं है। ये जो आपको मिल जाते ATMs बनाई हुई हैं, इनसे मुलाकात वजह हालांकि ग्रोथ जितनी भी आपको आती है, मोस्टली आपको एग्रीकल्चर से ग्रोथ आ रही है, तो वो आपको ग्रोथ लेके दे रहे होते हैं। ये जो आपकी नेशनल इकॉनमी नज़र आ रही होती है, एग्रीकल्चर दे दे। रीज़न क्या है? किसानों से क्यों नहीं मिलते? वो इसलिए नहीं मिलते कि किसान जो हैं वो ना तो ATMs हैं, ना उनके पास पैसा है, गरीबों को उनको तो खाद ही नहीं मिल रही अपनी चीज़ें, ना वो इनके अस्पताल को फंड करते हैं। ये जैसे एस इमरान ने किया हुआ था, चनूटी शेख साहब ने किया था, जिनको LDA दे दिया इन्होंने। मैं आपको मिसाल दे रहा हूँ, ये तो बड़े बड़े बिग बिजनेसमैन है, पैसा है, माल है, वो आते हैं 2-2 2.5 करोड़ में खान साहब को चेक फड़वाया, हॉस्पिटल का दे दो, पार्टी का दे दो, तो वो तो पैसे वालों को सुनते हैं। इमरान खान साहब का कभी गरीब आदमी दोस्त देखा है आपने? कोई 1-2 बता दें। आपने होता है ना कभी सुना होगा फलां गरीब आदमी था, खान साहब का बड़ा दोस्त था। आपने कभी सुना है अरबपति जिनके पास जहाज हैं, यहाँ पे उस पे क्या क्रूज हैं, उनके पास गाड़ियाँ हैं, वो गरीब आदमी को तो अपने करीब ही नहीं आने देते। लिहाजा ये शिकायत करना किसानों से नहीं मिल रहे, तो उसमें हमारी जो फार्मर्स लॉबी बैठी है, हमारे वहाँ पार्लियामेंट में बहुत सारे लोग बैठे हैं, आप लोग चुप बैठे हुए हैं, आप खामोश बैठे हुए हैं। एक और बड़ी इन्होंने अहम बात की है, एक तरफ एप्टमा को देखें, इनके काम देखें, एप्टमा के, ये मुल्क को आगे लेके जाएंगे। इन्होंने उस आसिफ अली जरदारी के दौर में, जिनको हम सबसे ज़्यादा बुरा दौर इमरान खान समझते हैं, बाकी लोग भी समझते हैं, हमने भी स्टोरीज की हैं, उन्होंने 90 रुपए के साथ वो 26 अरब डॉलर तक एक्सपोर्ट लेके 90 रुपए डॉलर के साथ रिजाइन में रखे। इनके दौर में भी ये डार साहब एंड कंपनी जो थे 110-105 पे ये भी ले गए, इनके हालांकि पहले डिक्लाइन हुआ, फिर ये उसको 25 अरब तक अगर आगे छोड़ गए। आपने जो अपने लाडलों के कहने पे डॉलर को 180 तक ले गए हैं, और वो भी अभी तक 25 और 30 बिलियन में खड़े हुए हैं, तो ये ज़रा हमें साइंस तो समझाएं।
यही आपका टेक्सटाइल, आपका मेजर पोर्शन किस चीज़ का है? टेक्सटाइल का है, जो आप टेक्सटाइल कर रहे हैं। आप मुझे समझाएं, इनसे पूछना चाहिए था, ये जो गौहर साहब आज पहुंचे हुए थे वहाँ पे, गौहर इजाज साहब, कि आपने हमसे डॉलर आपने आके आके उसको ऊपर करवाया, रुपया हमारा तबाह करवाया, महंगाई हमारी ऊपर तक ले गए। आपने ये कहा कि आप टेक्सटाइल बढ़ा के देंगे, आप टेक्सटाइल को छोड़ के बिल्डर बन गए, आपने हाउसिंग सोसाइटी खोल ली है। और ये कैबिनेट मतलब इन लोगों से पूछना चाहिए ना कि बिलियंस ऑफ रुपीस जो आपने इनको दिए हैं। और मैं थोड़ी सी ऐड कर रहा हूँ, माफ़ कीजिएगा आपकी बात, कि यहाँ पे जो टेक्सटाइल के अंदर होता है, असल वैल्यू एडेड सारा पैसा जो आता है 50-60% ऑफ आर एक्सपोर्ट, वो अपैरल, वो जो गारमेंट्स बनाते हैं वैल्यू एडिशन वाले, ये एप्टम वाले तो स्पिनर्स हैं, ये ज्यादा कंसेशन जैसे तो ऊपर वाले रोते रहते हैं। अच्छा, आप ब्रेक ले लिए जरा, ब्रेक में इसके बाद, क्योंकि इंडिया पे बात हमने करनी है। प्लस मैं इसमें बताता हूं कि कैबिनेट में खुद इमरान खान साहब ने और इनकी कैबिनेट को इन इंडस्ट्रियलिस्ट, इन्हीं एप्टमा, इन्हीं बिजनेसमैनों के बारे में क्या ब्रीफ कर इन्होंने किया 2 हफ्ते पहले कि कितना चोरियां कर रहे हैं, अंडर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं। जरा मैं उसकी डिटेल देता हूं। जी, उसकी डिटेल से भी बात करेंगे। इसके अलावा मुल्क में बैड गवर्नेंस है या गुड गवर्नेंस है, इसके ऊपर भी बात करेंगे, और जिम्मेदार कौन है इसका। इस ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और क्लास साहब, आप बड़ी इंपॉर्टेंट बात कर रहे थे, स्पेशली आप बात करना चाह रहे थे जो इंडिया के हवाले से मियां इंडिया पे भी करते हैं, बड़ी अहम बयान दिया है। जैसे साबर ने कहा, हमारी इवन बुरे 3 हालात में भी हमारा ट्रैक रिकॉर्ड, किसी पे एहसान नहीं करते। दैट्स हाउ वी थिंक कि इंडिया और पाकिस्तान को अपने तल्लुकात नॉर्मलाइज करने चाहिए। ट्रेड नहीं होगी, पाकिस्तान के लिए मसाइल होंगे, मुश्किलात होंगी और बहुत सारी हमें रिलीफ मिल सकता है। लेकिन जैसे उन्होंने कहा कि इशूज हैं, उस पर तो आते हैं। मेरा सवाल और है कि पिछले 2 कैबिनेट मीटिंग छोड़ के इमरान खान साहब की अपनी कैबिनेट में इंकशाफ किया गया कि पाकिस्तानी ये बड़े बिग जो हमारे बिजनेसमैन, सब नहीं है, मैं सब की नहीं बात कर रहा, लेकिन मेजॉरिटी का वहाँ कहा गया कैबिनेट के फोरम पे, ये चोर हैं, ये चोरियां कर रहे हैं, ये अंडर इन्वेस्टिंग कर रहे हैं, ये झूठ बोल रहे हैं। अभी तो उन्होंने जहां के क्या नाम है, शौकत तरीन ने, उन्होंने क्या कहा है कि दुबई वाली जो बात की है कि पाकिस्तानी जो है आर्डर कहीं से लेते हैं, बुक कहाँ से कर रहे हैं और उसके इन्वेस्टर्स कहीं से निकाल रहे हैं। मुझे एक बात चीन से माल लेते हैं और दुबई से पैसा पेमेंट होती है। ये आपका मुल्क का फाइनेंस मिनिस्टर कह रहा है, और पिछली कैबिनेट के इजलास में बताया गया है, 2 कैबिनेट छोड़ के, जो मेरे जराये ने बड़ा कंफर्म बताया कि ये सारे का सारा आपने डिस्कस किया कि पाकिस्तानी बिजनेसमैन जो मेजॉरिटी, मैं सबकी बात फिर नहीं कह रहा, ये डिसऑनेस्ट है। जब ये डिसऑनेस्ट है तो इसके साथ बैठ कर बात नहीं करते। आज आपने बात की है उनसे क्यों नहीं पूछा आपने जरा इजाज गौहर साहब से, एप्टमा वाले साहब से, कि भाई साहब आप जो 180 रुपये हमारा डॉलर ले गए हैं और खुद आपने फाइलें बेचने का काम शुरू कर दिया है। आपने कोई वहाँ पे आके अपने एक्सपोर्टर जो है आपके जितने भी हैं उनको तो फिनिशिंग गुड्स की तरफ लेके जाएं, वैल्यू एडिशन की, या सारी उम्र धागे बेचने आपने। हमारे पे ये लगता है धागा बेचते हैं, बांग्लादेश हमसे धागा एकदम लोगों से मंगवाता है सर, वहाँ से मैंने कहा मुल्तान से जाती हैं वो, उनको आके बैठ के उनको फिनिशिंग गुड्स बना के हम 5 रुपए की जो चीज़ बेचते हैं वो $100 की बेचते हैं। अब दुनिया भर के मार्केट्स में या तो बांग्लादेश मेड इन आपको ज़्यादा मिलता है। सो आपने जो इनको फायदे दें, मान लिया ये 8वीं 10वीं आपकी वो है, ये आपकी मीटिंग्स है। आर्मी चीफ साहब से भी कई दफ़ा उनकी मुलाकातें हुई, बाकायदा वहाँ पे कई दफ़ा ब्रीफिंग देंगे। कोई इनपुट भी इनसे ले रहे हैं या इनको दिए ही जा रहे हैं रेंट सीकर। पाकिस्तानी बिजनेसमैन ने एक फैसला किया था, इन्होंने जब भुट्टो साहब ने नेशनलाइज किया कि अब की दफ़ा हमने इस मुल्क में ना अपनी जेब से पैसा लगाना है, ना हमने कोई बैठ के यहाँ पे हेल्थी, हमने कोई एक इसके मुल्क को हमने वो करना है, अपलिफ्ट करना है। भुट्टो साहब के फैसले की वजह से अच्छा खासा नुकसान हुआ। अगेन हो सकता है उस दौर की रिक्वायरमेंट हो, लेकिन लॉन्ग टर्म हमें बड़े नुकसान आते हैं। इन्होंने बैंक लूटे, इन्होंने बैंकों से कर्जे माफ कराए, ये रेंट सीकर बन गए। जो हुकूमत आ गई इनके पास कोई मनसूबा नहीं है। आर्मी चीफ के साथ जब इनकी मुलाकात हुई थी, आर्मी चीफ साहब ने पूछा इनसे कि भाई साहब कोई मुझे तजवीज़ दें। सर एक तजवीज़ भी वहाँ पे 20 बिग बिजनेसमैन ये बैठे हुए थे, ऑन अथॉरिटी बता रहा हूँ, एक तजवीज़ भी नहीं थी कि हम इस मुल्क में एक्सपोर्ट कैसे बढ़ाएं, एक ही हमें कंसेशन दें। और सर कोरोना के नाम पे 100 अरब रुपए का इन्होंने रिलीफ पैकेज लिया है। 1200 अरब दिया हुआ, आप 100 अरब करोड़ हैं उसमें। हम मुझे बैठे हुए थे जिसमें इन्होंने अनाउंस किया हुआ था सारे टैक्स की, वो आप एक अलहदा वहाँ पे आप कंसेशन भाई ले। अच्छा मानते हैं कि आप लोगों ने जनरेट कर, आप पैसा बाहर रख रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट में इंकशाफ हुआ था पनामा के दिनों में, एक्सपोर्टर हमारा पैसा बाहर रख ले, वापस नहीं ला रहा यहाँ पे। सो एक चीज़ इस पर हम बात करते रहे कि लास्ट आमिर साहब से पूछ लेते हैं, विल कम टू द अगर नैब और वो इंडिया वाली साइड पे कुछ आमिर साहब कहना जी, आमिर साहब फार्मर्स के मैं इसमें सिर्फ ऐड कर दूं कि पाकिस्तान के ये जो बिजनेसमैन हैं इनके अंदर कंपैशन नहीं है, इनके अंदर गरीब आदमी के लिए, जो कि इनका अपना इंटरेस्ट है। दुनिया भर में आप देखें जो दौलत, जब बिल गेट्स ने शुरू में इतना ज़्यादा इसके खिलाफ रिजेंटमेंट थी, हर फैसला अदालत के इसके खिलाफ आता था,
मगर इसने फिर बिल गेट्स फाउंडेशन बनाई। वहाँ देखे ना, रॉकेफेलर फाउंडेशन, कार्नेगी एंडाउमेंट, सारे बड़ा जब बिजनेसमैन बन जाता है अंबानी जी ने तो बनाया हुआ है उसकी इंडिया एक में। नहीं, वो एक जिम्मेदारी हो जाती है। एक तो आपकी कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR है होती है, कि आपको बिल्कुल। ये करना। एक वैसे अब देखें जो प्री पार्टीशन डेज के ये तमाम जो गंगाराम हॉस्पिटल, जानकी देवी, कराची के अंदर हजारों इस तरह के हैं, वो पार्टीशन के बाद के बने हुए हैं। इनमें से 2-1 के अलावा बता दें 99% हमारा बिजनेसमैन सिर्फ वो मांगने जाता है, देता नहीं है। जो ये यहाँ से कमाते हैं, इनकी दौलत देखें कहाँ से कहाँ चलेगी, और पाकिस्तान की दौलत कम से कम होती जा रही है। इनकी क्या कंट्रीब्यूशन है? इनकी बिल्कुल नहीं है। अभी ये कोविड हुआ है, हम रोते रह गए हैं। कोई नजर आया आपको बिजनेसमैन के जी हाँ इंडिया में जो कह रहे हैं अंबानी ने और हर एक ने शेयर किया? इन्होंने बिल्कुल शेयर नहीं किया कि जनाब हमारी जिम्मेदारी, और ये प्राइम मिनिस्टर अब इनको कह रहे हैं कि अपने एम्प्लॉयज़ को दें, तो वो ये नहीं, ये आपने कहा कि 929 अरब रुपए का पिछले साल ये 10 कंपनियों ने कमाया, ये नहीं शेयर करेंगे। एक तो ये है कि इस साल का अभी जो लेटेस्ट फिगर आया है, ये बहुत ज़्यादा क्लेम किया जाता है जी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग हमारी बड़ी अच्छी होगी, ये इस क्वार्टर में 0% पे आ गई है। सो ये थोड़ा सा रुक भी गया है। मगर जब ये कमा रहे होते हैं, ये नहीं कंट्रीब्यूट कर रहे पाकिस्तान की सोसाइटी में, ये रेंट सीकिंग एक कम्युनिटी बन चुकी हुई है, इनका ये बहुत बड़ा मसला है जी। क्लास साहब, नैब पे आते हैं, नैब और इंडिया पे जो नैब का हशर हो चुका है, और जिस तरह की वो कहते हैं ना घर की लौंडी बन चुकी है, इसको वाकई बंद कर दे। कभी हम इसके बहुत बड़े सपोर्टर थे, बड़ा हमने इनके लिए स्टैंड भी लिया। सबसे बड़ा स्टैंड हमने लिया था जब यूसुफ रज़ा गिलानी साहब वज़ीर आज़म बने, जरदारी साहब दोनों नैब के मुलज़िम थे, बल्कि मतलब बड़ी हद तक कन्विक्टेड थे। उन्होंने इनकी तनख्वाहें बंद की, फंड बंद किए, हमारे जैसे उन्हें ढोल उठा लिए। ओ ज्यादती होगी, जुल्म होगी, ये होगा, फलो पता ही है चला। वहाँ पे जितने बैठे हुए थे, कोई उनको बिल्डर्स ने बनवा दिया, तमाम मतलब यहाँ बड़े बड़े लोग बैठते हैं, वो बैठ के फैसला करते हैं, इसने वोट डाला नहीं डाला चुक लो, इन्हें जनाब इसने तकरीर आई कौमी असम्बली में कि इन्हों चुक लो, इन्हों फाड़ लो, फलाने को लो। इनसे कन्विक्शन रेट पूछ लें, किसी को आप सजा दिलवा सकें बड़े बड़े उसमें। ये कमर जमान चौधरी साहब थे, जो सबसे बड़ा केस था वो क्लोज एंड शट जो केस कहते हैं, आपको ज़्यादा हुदैबिया जो उसका मनी लॉन्ड्रिंग स्कैंडल था, उन्होंने अपने मर्जी के वहां पे लाहौर हाई कोर्ट में उस वक्त के जज के पास लगवाई, जिनमें बाद में पता चला उनका अपना नाम भी पनामा में आ रहा था। उन्होंने जनाब इस केस को क्लोज कर दिया, उसको उन्होंने अपील ही नहीं की सुप्रीम कोर्ट में जाके कि इतना बड़ा केस था आपका, वो करें। सो जब आपका नैब जो है कंप्रोमाइज्ड है, अब इसको शहजाद अकबर साहब चला रहे थे, अंदाजा करें आपको क्या ख्याल है, नैब चेयरमैन चला रहा था। जिस तरह का नैब चेयरमैन को अकोमोडेट करने के लिए इन्होंने लॉज चेंज किए, रूल चेंज, अभी तक नया चेयरमैन नहीं लगा, उसी को एक्सटेंशन दे के, क्योंकि लॉ में लिखा हुआ कि नया चेयरमैन नहीं लगेगा तो पिछला कंटिन्यू कर सकते हैं। आपने ऑर्डिनेंसेस निकाले, आपने अपनी मर्जी के बंदे रखे, कंप्रोमाइज किस्म का आपने वहां पे अपना वहां पे एक नायब चेयरमैन रखा। इसके बाद इन लोगों ने पता सबसे ज्यादा जुल्म क्या किया नायब ने और इन हुकूमतों ने, इस मुल्क से जो वहां आके जो लूट रहे थे उनके लिए हमदर्दियां पैदा कर दी हैं लोगों के नजदीक। अब ये इशू, ये स्कैंडल अगर हमारे जैसे ये लोग कह रहे हैं तो उसके बाद तो बात ही खत्म होगी, अहमियत ही खत्म कर दिया आपने। पकड़ा आज पकड़ा, परसों छोड़ दिया, 4 दिन आपको काम पड़ गया, आपसे किसी से सेनेट में वोट डलवाना है, किसी को कौमी असम्बली में डलवाना है, किसी से आपने एक्सटेंशन लेनी है, किसी ने कुछ करनी है, सारा मलबा बना। सो ये जो है नैब जो है ना, ये आपका एक पॉलिटिकल टूल बन गया, जैसे जनरल मुशर्रफ के दौर में था कि तमाम अपोजिशन लीडर जो नहीं ज्वाइन कर रहे उनकी हुकूमत को, उन्होंने कहा फाड़ लो, फाड़। आफ्ताब शेरपाव सबसे ज्यादा जिन्होंने $100 मिलियन लेके भागे हुए थे, उनको इस मुल्क का उन्होंने वजीर दाखिला बनाया। मैं वक्फे से पहले लास्टली सिर्फ से ये कह दूं कि हमें हमारा जो जुडिशल सिस्टम है, ये हमारे बड़े बिजनेसमैनों ने हाईजैक कर लिया हुआ है, और नए चीफ जस्टिस आई हैं, हमारी बड़ी सदा है, उनसे बड़ी उम्मीद है कि ये जो कार्टेल्स बने हुए हैं, खुदा के लिए 10-10, 20-20 साल से कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के, चीनी से रिलेटेड फलाने, ये बड़े बड़े वकील, बड़े बड़े वो है दुनिया भर में जो है, ये बिल गेट्स की मैं मिसाल दे रहा हूँ, क्लास एक्शन शूट हुए थे बिलियंस, वो पब्लिक के साथ अदालतें खड़ी होती हैं। हमारी अदालतों को इन्होंने बड़े बड़े वकीलों के साथ बांध के रख दिया है। खुदा के लिए ये जो बड़े बड़े फैसले, पब्लिक इंटरेस्ट के फैसले हैं, इनका जल्दी करें। कंपटीशन कमीशन के जो 12 साल से स्टेज चल रहे हैं इन कार्टेल्स के, इनके फैसले करें। ठीक है, इसके ऊपर भी बात करेंगे ब्रेक के बाद, और इसके अलावा पीएससी के हवाले से बात करेंगे। वहाँ पे कुछ बड़े इंकशाफात हुए हैं, और पूरे मुल्क में जो इदारों की करप्शन है उसके पकड़ने वाले ऑडिटर जनरल ऑफ पाकिस्तान को खाद जो है ब्लैक में लेनी पड़ी, उसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। क्लासेस साहब, पीएससी के हवाले से उसमें बड़े इंकशाफात हुए और ख्वाजा आसिफ भी बड़े प्रेसिंग इश्यूज के ऊपर उन्होंने बात की माफियाज के खिलाफ, इसके अलावा रूडा पे भी उन्होंने बात की आज फाइनली। अभी आमिर साहब ने जाते जाते बड़ी अच्छी बात की कि ये चीफ जस्टिस साहब जो हैं, ये जितनी आपके रेगुलेटर हैं उनका पैसे फंसे हुए हैं बिलियंस ऑफ रुपीज़, जैसे कंपटीशन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने स्टे लिए हुए हैं। मेरा इस पे था कि इन्होंने कहा इमरान खान साहब वगैरह जो है वो क्यों नहीं करते। इमरान खान साहब को पॉलिटिकली तौर पर फंस गए ना शहबाज शरीफ, कैबिनेट मीटिंग भी हो गई, उस पे जनाब उन्होंने वहाँ रगड़ा भी दे दिया, फ़रोग नसीम साहब की भी जवाब तलबी हो गई, जनाब ये खालिद जवेद खान साहब जो है हमारे अटार्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान, उनकी भी जवाब तलबी होगी कि फौरी तौर पर अदालत से उठाओ, लेटर लिखो, उन्होंने कहा शहबाज शरीफ साहब जो है नवाज शरीफ को वापस क्यों लाए। एक्टिविटी देखें क्यों कि सियासी खतरा उनको पैदा हो गया कि शहबाज शरीफ आ ना जाए, उस वक्त पूरी कैबिनेट एक्टिव हो गई है। यहाँ बिलियंस ऑफ रुपीज़ इसके आपके फंसे पड़े ना। फ़रोग नसीम से आप पूछते हैं कि आपने सफ़ेद हाथी यहाँ भरे हुए हैं, लॉ ऑफिसर बिठाए हुए हैं, लोग बिठाए, वो क्यों नहीं केसेस को फॉलो कर रहे। आपने उनसे नहीं पूछा कंपटीशन कमीशन या दीगर रेगुलेटर के आप क्यों नहीं फॉलो कर रहे। अटार्नी जनरल पाकिस्तान को क्यों नहीं आपने बुठा के उनकी आपने इंक्वायरी नहीं की। आपने एडवोकेट जनरल्स को क्यों नहीं कहा कि आपने यहाँ पर सफ़ेद हाथी भर्ती किए हुए हैं, उनको पैसे दे रहे हैं, उनका काम है अदालतों में जाएँ, जजेस को बताएं, सारे स्टेज छोड़ें, इसका फैसला करें। सो ये सारे शामिल है। पॉलिटिकल फायदा हो तो पूरी कैबिनेट एक्टिव है, अटॉर्नी जनरल साहब भी एक्टिव है, उसके फरोग नसीम साहब भी हैं, सारे के सारे। अवाम का पैसा फंसा हुआ, जैसे जीएडीसी माफ कर रहे थे, वो अभी खाने दे, हमारा क्या जाते, क्योंकि हमारी जेब में तो आना नहीं है। इसमें हम खैर बात करते रहेंगे। आज मैं जरा पीएससी पे आता हूँ, जो बड़ी वहाँ पे अहम चीज़ें हुई हैं। मतलब ख्वाजा आसिफ साहब के, मैं और आमिर साहब के भी एडमायरर थे, लेकिन फिर हमारे दिल टूटे बुरे तरीके से, क्योंकि हम थोड़ा आइडियलिस्ट लोग हैं। ख्वाजा साहब बाज़ बड़े अच्छे इश्यूज उठाते हैं, लेकिन हमें अफसोस ये है अपोजिशन के दिनों में उठाते हैं, लेकिन जब पावर में हो ना वो वाले काम नहीं करते जो अपोजिशन में आके वो कमेटीज़ में या पार्लियामेंट में आके कर रहे होते हैं। आज मसलन उन्होंने 2-4 अच्छी चीज़ें कही हैं, लेकिन मैं फिर कहूँ कि वो बात में असर रह नहीं जाता अगर आपके बारे में थोड़े से आना शुरू हो जाए कि आप उस पर मौका देख के बात करते हैं, ना कि आप उस पर अपना जेन्युइननेस ऑफ अब उसको जेन्युइननेस में शिकायत तो ये गिला रहेगा ख्वाजा आसिफ साहब जैसे बंदे से कि बाज़ उनकी चीज़ें थी जो मेरा ख्याल है वो ठीक उन्हें रखनी चाहिए थी। आज मसलन उन्होंने 2-4 बातें की हैं। वो खाद पे तो बात करते हैं, उन्होंने गाड़ियों को इंपोर्ट पे कहा है कि इतनी आपकी गाड़ियां जो हैं क्वालिटी जो है पाकिस्तान में बन रही है। आज होंडा और अटलस वालों ने मुलाकातें भी फरमाई हैं, गाड़ी को मुक्का मारो ना वो कहते हैं डेंट पड़ जाता है, और कीमतें देखे 50-60 लाख रुपए से कोई कम गाड़ी नहीं है, उठा के देखे फूका मारे ना उसको, गाड़ी को उड़ के वहां पर जाकर उस पर पड़ेगी। जो बड़ी उन्होंने बातें 2-3 और बातें की हैं, वो जो कह रहे हैं मुल्क को माफियाज ने जकड़ा हुआ है, ये हमारे इमरान मगरान साहब बड़ी खूबसूरत स्टोरीज आज लेकर आए। उन्होंने कहा हमने कानून साजी की कि इस्लामाबाद में कोई भिखारी नहीं होगा, ये कानून है, मुझे आज पता चला वैसे। और इस्लामाबाद में बाज पुलिस वाले खुद सिग्नल पे हर सिग्नल मिली हुई होती है, पुलिस आपकी मिली हुई होती है। इन्होंने 20-22 पुलिस वाले पकड़े थे इससे पहले, जो काजी जमील साहब थे। ये पूरी पुलिस वाले इसमें ठेका लेते हैं, पैसे लेते हैं उनकी इजाजत के बगैर। इस्लामाबाद जैसे में कानून है, इस मुल्क में कानून की अमलदारी पे अब जरा मुलाहजा फरमाएं, कानून है इस मुल्क में, भिखारी इस्लामाबाद में नहीं आएंगे। इस्लामाबाद की पुलिस, डिप्टी कमिश्नर, आपके आईजी, आपके दीगर जितने पुलिस वाले हैं, उनको ना ये कानून नजर आया है ना उनको पता है। इनको बुलाना चाहिए वैसे ख्वाजा आसिफ साहब को, इनको डिप्टी कमिश्नर को बुलाना चाहिए, इनको आईजी को बुलाना चाहिए, तमाम को इनको पीएससी में बुलाएं, कानून दिखाएं कि ये जो बाबूज बैठे हुए हैं आपका क्या काम है, अपने कानून पे अमल नहीं कर रहे आप सारे लोग। आपने पूरा शहर भरा हुआ है वहाँ भिखारियों से, 4-4-5 साल के बच्चों रात के से 2 बजे सर्दी के अंदर वो भीख मंगवा रहे होते हैं, पुलिस वाला खड़ा होता है, कल में रह नहीं सका। मैंने कहा यार इस बच्चे को खुदा के लिए ये आपके सामने ये सारा कोई ना तोड़ के वो कमा के दे रहा होगा, इसको पानी पिलाए, ना पानी नहीं, वो बच्चा सर वो बच्चा उसके लिए सोर्स ऑफ इनकम है। वो जाते हैं उसको 100-200 रुपए पुलिस वाले की जेब में डाल के जाएगा। इट्स अ शेम फॉर इस्लामाबाद पुलिस। ख्वाजा आसिफ ये कह रहे हैं कि कानून है इस मुल्क में कि आपने इस्लामाबाद में आप भीख नहीं मांगी जा सकती, बाकी मुल्क में मांगी जा सकती, कानून वैसे हमारा बड़ा जबरदस्त है। तो बुलाए ना जरा इसको पूरी डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन को, आईजी साहब को, इनको एहसन साहब को, यूनुस साहब जो हैं कि आपने कानून पर अमल करवाया, आपके पुलिस वाले मिले हुए लोगों के साथ। अगला देखिए बड़ी अहम बात की है, रावी अर्बन डेवलपमेंट पे कोई भी नहीं बोल, अपोजिशन भी नहीं बोल रही, कंप्रोमाइज है, पीपल्स पार्टी भी नहीं बोल रही, नवाज शरीफ साहब भी नहीं बोल रहे, क्योंकि बिल्डर्स हैं, डोनर्स हैं, ठेकेदार है जो इनको माल खिलाते हैं। ख्वाजा आसिफ साहब ने कम से कम बहादुरी की है, उन्होंने कहा जनाब ये जो आप हजारों किसानों की जमीनें खा रहे हैं सेंट्रल पंजाब में, और इसमें रूटा के डायरेक्टर्स के नाम तो मंगवाएं जरा, ये कौन कौन लोग हैं, ये सारे बिल्डर्स हैं, मिले हुए हैं सारे के सारे। अपटमा जैसे ये कहते रहे गोहर इजाज साहब रिश्तेदार हैं उसके, जिसके पास एलडीए दे दिया था शेख इमरान के, कि वो उसके एलडीए के चेयरमैन भी है, वो उसके इजाज गोहर साहब का रिश्तेदार भी है, वो रूटा का तर्जमान भी था, मतलब 1 in 3। और उसकी अंडर सुपरविजन जो है व्हाइल ही वाज देयर, बड़ी सारी कंसेशन जो है कि आपने ग्रीन एरिया को रेजिडेंशियल करार दे लिया, ये बड़े खामोशी से ये काम हुआ। अच्छा, ये लोग जो ख्वाजा साहब कह रहे हैं नजायज से ये दौलत लेकर आए हैं, सबको पता है, ये माफियाज के बारे में, बिल्डर्स की और इनकी बातें कर रहे हैं।
और उन्होंने कहा ये लोग सेनेट की टिकटें खरीदते हैं और इन्हीं से खरीदते हैं ना, इमरान खान साहब की पार्टी से खरीदी है इन्होंने आपको जो नवाज शरीफ साहब की पार्टी से खरीदते हैं, जरदारी साहब की पार्टी से खरीदते हैं। चले कम से कम मैं ये कहता हूँ ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना बात तो कर रहे हैं ना, बोल तो रहे हैं ना, उन्होंने बात की है। वो कहते हैं हम सियासतदान इनको वोट बेचते हैं, इनको ये बिल्डर्स आ रहे हैं, एटीएम्स आ रही हैं, पार्टी आ रही है, इनको हम वो करना चाहते हैं। कुछ आमिर साहब कहना चाहते हैं? इट्स ऑल रिग्ड, ये हो गया इतना ऑब्वियसली रिग्ड हो गया और ये बहस चलती रहती है कि प्रेसिडेंशियल सिस्टम होना चाहिए, फलान सिस्टम नहीं है। कोई भी सिस्टम लाएंगे, ये जो रिग्ड सिस्टम हो गया है कि जिसके अंदर रेगुलेटर भी मिला हुआ है, पार्लियामेंट भी मिली हुई है, अदालतों की हमारी जरूरत नहीं है, मगर बिल्कुल उनके यहाँ भी जुडिशल सिस्टम जो है वो टोटली हाईजैक्ड है, वो भी रिग्ड है, और गवर्नमेंट भी रिग्ड है, अपोजिशन भी रिग्ड है, सारे मिल मिला के इन सेठों को ये अनटचेबल्स है। और ये चले जाते हैं, फिर प्राइम मिनिस्टर भी बिठा लेते हैं, आर्मी चीफ के भी बिठा लेते हैं, और फिर ये कहते हैं हमें ये भी दें, हम आपको यूं चमत्कार करके देंगे, ये डिमांड्स लेके आ जाते हैं। और ये 10, 20, 30 साल से ये मामला चल रहा है। 1500 अरब रुपए का ये कंसेशन लेके जाते हैं, डिलीवरी कोई भी नहीं है। और किसानों की 1100, उन्होंने कहा जी अरब रुपए की कंसेशन नहीं है, वो 1100 को तो दिए जो उनके ऊपर 2000 अरब रुपए का खर्चा डाल दिया, वो नहीं याद। ब्लैक में 10,000 की आपको डीएपी और अभी फाइनली सपोर्ट प्राइस जो दी थी ना 18 की गंदम की, खुदा के लिए इसको 2-2.5 रुपए पे कर दें ताकि थोड़ा सा बेहतरी हो। ये 45% ऑफ योर लेबर फोर्स जी। डिस्कशन सर इसमें मजीद भी हो सकती है। प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया। देखने के लिए शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।